जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का न्यू प्रगति कंपटीशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वर्णमाला, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में देखा, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्रिया और उसके भेद के बारे में जानने वाले हैं, जिसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आइए देखते हैं क्रिया और उसके भेद। तो सबसे पहले यहाँ क्रिया लिखा हुआ है, यहाँ परिभाषा लिखी हुई है, लेकिन उससे पहले हम आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक वाक्य लिखते हैं, राम घर जाता है। इसमें आपको बताएंगे क्रिया है क्या, उसके बाद एग्जाम्पल या परिभाषा समझाएंगे। तो राम घर जाता है, यहाँ पे एक उदाहरण लिखा हुआ है। तो इसमें जाना जो है, जाना एक क्रिया है। जाना से ही पता चल रहा है या जाता से ही पता चल रहा है कि राम कोई कार्य कर रहा है, यानी राम घर जा रहा है। अगर हम इसे मिटा दें, ऐसे साफ कर दें, राम घर है, इससे पता चल नहीं पा रहा है कि राम क्या कर रहा है। अगर जैसे हम यहाँ जाता लगा देते हैं तो इससे यह पता चल पा रहा है कि राम कोई कार्य कर रहा है। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो परिभाषा है इसकी, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, करना या होना पाया जाता है, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण अभी आपको लिखा था, दूसरा लिख लेते हैं, वह बाजार, या इस दूसरा लिख लेते हैं, वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है। तो लिखना यहाँ पर एक क्रिया है, जिससे यह पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति है जो कार्य कर रहा है, अर्थात पत्र लिख रहा है। अब देखते हैं आगे क्रिया के रूप। उम्मीद है आपको क्रिया की परिभाषा समझ में आई होगी। यहाँ क्रिया के दो रूप होते हैं, एक मूल धातु होता है और एक सामान्य रूप। मूल धातु क्या होता है? एक मूल धातु होता है और एक सामान्य रूप होता है। मूल धातु क्या होता है और सामान्य रूप क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस क्रिया से या क्रिया जिस शब्द से बनी है। अब किस शब्द से बनी है वो आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द ले लेते हैं, उठ। तो उठ एक मूल क्रिया है या मूल धातु है, और क्रिया का सबसे छोटा रूप मूल धातु ही होता है। यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं क्रिया का छोटा रूप। तो ये मूल धातु हो गई। अब अगर इसमें हम ना प्रत्यय लगा दें, यहीं पे ना प्रत्यय लगा दें, तो ये बन जाएगी उठना। उठना आपकी सामान्य क्रिया है। तो मूल धातु में जो प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं उन्हें सामान्य क्रिया कहते हैं। और मूल धातु क्या होती है? जिस शब्द से क्रिया बनी है उसे मूल धातु कहते हैं। जैसे दूसरा लिख लेते हैं, यहाँ पे एक शब्द है उड़। अब उड़ से अगर हम इसमें ना प्रत्यय लगा दें तो ये बन जाएगी क्या? ये है मूल धातु और ये है प्रत्यय। अब यहाँ बन जाएगा क्या? क्रिया उड़ना। तो क्रिया के दो रूप होते हैं, एक मूल धातु, एक सामान्य रूप। जिस शब्द से क्रिया बनी है उसे मूल धातु या मूल रूप कहते हैं, और जिस क्रिया को जिस रूप में लिखा जाए, अर्थात उठना या उड़ना, उसे सामान्य रूप कहते हैं। अब देखते हैं क्रिया के भेद। जैसे यहाँ क्रिया के भेद लिखे हुए हैं, तो क्रिया के भेद होते हैं मुख्यतः दो। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद कर्म या संरचना के आधार पर और दूसरा भेद अर्थ के आधार पर। तो कर्म या संरचना के आधार पर भी दो वर्गों में विभाजित किए गए हैं। पहला है अकर्मक और दूसरा है सकर्मक। अब अकर्मक और सकर्मक है क्या, ये भी जान लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है अकर्मक, आ का मतलब यहाँ नहीं है, नहीं, और कर्मक का मतलब होता है कर्म, अर्थात जिसमें कर्म नहीं है, अर्थात कर्म नहीं है, या कर्म पर प्रभाव ना पड़कर। तो है क्या इसमें? इसमें होता है कर्ता, अर्थात प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर। कर्म नहीं होता, कर्ता होता है। प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर। सकर्मक, सकर्मक, जैसे यहाँ पे सकर्मक लिखा हो तो सा मतलब साथ में और कर्म मतलब कर्मक मीन्स कर्म।
तो जिसमें कर्म साथ हो, कर्म होता है या कर्म साथ होता है, कर्म साथ होता है तो उसे सकर्मक कहते हैं। कर्म नहीं होता, प्रभाव अगर कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक, और प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक। जैसे यहाँ कोई उदाहरण लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, जैसे अकर्मक का उदाहरण यहाँ लिख ले रहे हैं, अकर्मक का। जैसे एक बहुत पॉपुलर उदाहरण है चिड़िया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। और आपको एक बात और बता दें, यहाँ पे क्या लगाने से क्या लगेगा, कहाँ, क्रिया के जस्ट पहले क्या लगाने से अगर उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक है, और क्या लगाने से अगर उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक है। क्या से अगर उत्तर मिल जाए तो सकर्मक होती है, अगर ये ना मिले तो अकर्मक। अब चिड़िया आकाश में उड़ती है, अगर हम ये क्रिया हो गई, क्या लगाना कहाँ है, क्रिया से जस्ट पहले। अगर हम यहाँ क्या लगा देते हैं, यहाँ क्या लगा देते हैं, क्या, तो चिड़िया आकाश में क्या उड़ती है, आप बता पाएंगे, पंख उड़ती है या चिड़िया पूरी उड़ती है। इससे कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि चिड़िया आकाश में क्या उड़ती है, तो इससे पता चलता है कि ये क्रिया कैसी है, अकर्मक है। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं इसका अकर्मक का, यहीं पे देखते हैं। लड़का रोता है। आप कहाँ क्या लगाएंगे, क्रिया से जस्ट पहले। यहाँ आप क्या का प्रयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लड़का क्या रोता है। आपको कोई उत्तर मिल रहा है, लड़का आंसू रोता है या आँख रोता है, इसी प्रकार के उत्तर मिलेंगे, लेकिन क्या रोता है ये नहीं पता चल पा रहा है। क्या और किसको, इसमें बहुत अंतर होता है, तो आप किसको लगा के मत प्रयोग करिए, केवल क्या लगेगा। केवल और केवल क्या का प्रयोग से ही अगर उत्तर मिले तब अकर्मक सकर्मक होगी, अगर उत्तर ना मिले तो सकर्मक होगी। अब उसी प्रकार उम्मीद है आपको अकर्मक और सकर्मक समझ में आया होगा। तो उसी प्रकार आप सकर्मक के उदाहरण देख लेते हैं। कुछ अकर्मक हैं जो बहुत प्रसिद्ध शब्द हैं, जैसे हम आपको लिख दे रहे हैं। जहाँ पर ये शब्द दिखाई दें ये समझ लेना कि क्रिया सकर्मक नहीं अकर्मक है। रोना, उठना या उड़ना, भागना, सोना स्लीप वाला है ना कि मेटल वाला। सोना, जागना, ये आदि सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। अब देख लेते हैं सकर्मक। सकर्मक में आपको बताया क्या से जवाब मिल जाए, क्या से क्या लगाने से उत्तर मिल जाए। जैसे देखते हैं एक उदाहरण इसका देखते हैं। रोहित पत्र लिखता है। रोहित पत्र लिखता है। अब आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्या, रोहित क्या लिखता है, तो आपको उत्तर मिल रहा है कि रोहित पत्र लिखता है। रोहित पत्र लिखता है, उत्तर मिल गया, अर्थात ये सकर्मक क्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिख लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं कोई भी लक्ष्मण किताब पढ़ता है। लक्ष्मण किताब पढ़ता है। तो अब ही पीछे आपको बताया कि पढ़ना एक क्रिया है। क्रिया से जस्ट पहले आपको क्या लगाना है, केवल सकर्मक और अकर्मक ढूंढने के लिए। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे तो आपको उत्तर मिलेगा, लक्ष्मण किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। आपको उत्तर मिला, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। अगर उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक हो जाती। उम्मीद है आप सकर्मक अकर्मक समझ गए होंगे। अब दूसरा पार्ट है इसके क्रिया के भेद का, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। हालांकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में कि अर्थ के आधार पर कितनी प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ कुछ लिखी हुई है, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया है, मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, नाम धातु क्रिया और संयुक्त क्रिया।
इन क्रियाओं की व्याख्या को हम आगे देखते हैं और कैसे किसको किस प्रकार डिफाइन किया गया है आपको आगे बताते हैं। जैसे पहली लिखी है प्रेरणार्थक क्रिया, अभी वहाँ आपको बताया कि पहली क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया दो होती हैं, एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक और एक होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। तो प्रथम प्रेरणार्थक, जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है प्रेरणार्थक, प्रेरणा का मतलब होता क्या है, जैसे हम कोई काम स्वयं ना करके किसी दूसरे से कराएं तो उसका मतलब ये हुआ कि हम प्रेरणा दे रहे हैं किसी को। तो वहीं उसी प्रकार एक प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जैसे हम काम स्वयं न करके किसी दूसरे से कराएं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक मूल धातु, मूल धातु क्या होती है और कैसे होती है अभी आपको पीछे बताया है। मूल धातु और प्लस प्रत्यय लगा है आना, जैसे इससे कोई शब्द बनाते हैं, कौन सी क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक है और कौन सी द्वितीय, ये आपको बताने वाले। जैसे मूल धातु यहाँ लिख लेते हैं पढ़, पढ़, पढ़ एक मूल धातु है। अगर पढ़ में हम आना लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगी, पढ़ाना। आप कहेंगे जी सर पढ़ाना ही, तो पढ़ाना एक प्रेरणार्थक क्रिया है और प्रेरणार्थक में भी ये प्रथम प्रेरणार्थक है। अगर आना प्रत्यय से क्रिया बनी है तो प्रथम प्रेरणार्थक है। और दूसरा ही देख लेते हैं, जैसे पढ़, मूल धातु वही रहेगी पढ़, पढ़ और प्लस वाना जोड़ देते हैं, पढ़ वाना, तो इसका क्या हो जाएगा, पढ़, पढ़ वाना, पढ़वाना, ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं उठ, उठ प्लस आना, अगर आना प्रत्यय लगा है तो प्रथम प्रेरणार्थक होगी, तो ये क्या बन जाएगा, उठाना, उठाना। द्वितीय प्रेरणार्थक में देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है मूल धातु उठ प्लस वाना लिख देते हैं, ये वाना प्रत्यय है तो क्या बन जाएगा, उठ वाना। तो उम्मीद है आपको प्रेरणार्थक क्रिया एवं प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक समझ में आई होगी। आगे देखते हैं क्रिया के और भेद। जैसे मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया लिखी हुई है, तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया क्या होती है आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मुख्य क्रिया क्या हो गई, यहाँ पे एक उदाहरण लिखते हैं, राम, राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। तो यहाँ मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया। अब आपको बताते हैं इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है और सहायक क्रिया कौन सी है। जैसे यहाँ मुख्य क्रिया क्या हो गई, ये तो खाना आपका भोजन हो गया, भोजन, भोजन या व्यंजन। इस ये खा आपकी मुख्य क्रिया है, ये खा आपकी मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया। बचा ये रहा है, ये रहा है ही सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। तो उम्मीद है आपको ये मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया समझ में आई होगी। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, जैसे दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, जैसे विमल, विमल आप कोई भी नाम ले सकते हैं, विमल क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है। तो यहाँ विमल क्रिकेट खेल रहा है, खेलना, खेलना एक मुख्य क्रिया हो गई, खेलना मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया। ये रहा है, ये आपका सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है। जो क्रिया की सहायता में लगाया जाए उसे ही सहायक क्रिया कहते हैं। तो आशा है आपको मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसका अगला प्रकार। यहाँ पे दिया हुआ है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया जैसे होती है किसी क्रिया के होने से पहले कोई दूसरी क्रिया घट जाए। जैसे उदाहरण से ही आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे
एक शब्द लिख लेते हैं, यहाँ पे एक शब्द लिख लेते हैं, स्वीटी। स्वीटी चाय पीने से पहले, चाय पीने से पहले, पीने से पहले, पहले चकरा गई, चकरा गई। स्वीटी चाय पीने से पहले चकरा गई। तो पूर्वकालिक क्रिया आपको समझा रहे थे। जैसे स्वीटी चाय पीने से पहले चकरा गई, तो स्वीटी चाय पीने से पहले चकरा गई, तो पहले कौन सी घटना हुई? पहले चकरा गई, पहले, और बाद में उसने चाय पिया, बाद में। तो यहाँ परिभाषा आप इसकी लिख लेते हैं, जैसे समझ सकते हैं। अभी आपको बताया किसी क्रिया के होने से पूर्व, किसी क्रिया के होने से पहले कोई अन्य क्रिया हो जाए। ऊपर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप इसके माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे वही बात लिखी हुई, किसी क्रिया के होने से पहले कोई अन्य क्रिया हो जाए। तो स्वीटी के चाय पीने से पहले वो चकरा गई, तो पहले चकरा गई, बाद में उसने चाय पिया। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, जैसे इसे मिटा देते हैं हम। जैसे यहाँ लिख लेते हैं उदाहरण के तौर पर, सुभाष पत्र लिखने से पहले सो गया। तो सुभाष पत्र लिखने से पहले सो गया, तो पहले कौन सी क्रिया हुई? पहले सुभाष सो गया, पहले, बाद में उसने पत्र लिखा। तो सुभाष पत्र लिखने से पहले सो गया, तो पहले सो गया, बाद में उसने पत्र लिखा। तो परिभाषा भी यही कहती है कि किसी क्रिया के होने से पूर्व कोई क्रिया हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उम्मीद है आपको पूर्वकालिक क्रिया समझ में आई होगी। इसी प्रकार आगे देखते हैं। अगली क्रिया है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? यहाँ नाम से ही स्पष्ट है। द्विकर्मक अर्थात जहाँ दो कर्म हों। परिभाषा इसकी लिख लेते हैं, जिस वाक्य में दो कर्म हों। उदाहरण से आपको बताते हैं, जैसे रोहित, या कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हो गया नितिन राहुल को बाजार घुमाया। नितिन ने राहुल को बाजार घुमाया। जैसे यहाँ पे दो कर्म आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे स्पष्टतया। पहला कर्म है बाजार और दूसरा कर्म है राहुल। तो यहाँ पर दो कर्म है, इसलिए यह क्रिया द्विकर्मक होगी। जहाँ पर दो कर्म मौजूद हों, जिस वाक्य में दो कर्म मौजूद हों, वह द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लिख लेते हैं शुभम या लिख लेते हैं गुरुजी। गुरुजी बच्चों को पाठ पढ़ा रहे हैं। तो पहला कर्म या क्या लगाने से मिलेगा आपको पहला कर्म? पहला कर्म यह प्रत्यक्ष होता है, और दूसरा कर्म किसको क्या और किसको आपको लगाना आता है, और पीछे अभी आपको सिखाया भी है। किसको लगाने से दूसरा कर्म मिलेगा? दूसरा कर्म, और यह कर्म अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष होता है। जैसे क्या से पहला कर्म क्या? पाठ। किसको? बच्चों को। पहला कर्म पाठ, दूसरा कर्म बच्चों को। पहला कर्म प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। उम्मीद है द्विकर्मक क्रिया आपको समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं इसका अगला प्रकार। यहाँ नाम धातु क्रिया दी हुई है। नाम धातु क्रिया एग्जाम्पल से ही आपको समझाते हैं। जैसे किसी शब्द में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जैसे यहाँ एक हाथ शब्द है। हाथ शब्द, हाथ से नाम धातु क्या बनी है? हथियाना। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर एक शब्द लाठी, क्योंकि शब्द में लगाने से ही, प्रत्यय लगाने से ही नाम धातु क्रिया बनती है। तो लाठी में प्रत्यय लगाने से बन जाएगा नाम धातु लठियाना। आगे एक शब्द देखते हैं इसी में, बात से क्या बनेगा? बतियाना। दूसरा शब्द है, ये आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किससे बनेगा क्या। ये आपके लिए है। तो नाम धातु क्रिया ये थी। आगे आपको बताते हैं क्रिया का अगला प्रकार। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता देना कि उस क्रिया का प्रकार क्या होता है, या किससे उस नाम धातु क्रिया कैसे बनी है उसकी। आगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त अर्थात नाम से ही पता चल रहा है जहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ हों। अब दो क्रियाएं कैसी? जैसे परिभाषा आपको लिख देते हैं। जहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ हों। इसका क्या मतलब हुआ? उदाहरण से वो भी आपको समझाते हैं। जैसे एक उदाहरण लिख लेते हैं, पानी बरस रहा है। या कुछ और लिख लेते हैं, जैसे वह बाजार जाकर आ गया। जाकर अर्थात जाना, और आ गया। जाना भी एक क्रिया है और आना भी एक क्रिया है, और ऊपर परिभाषा में भी यही लिखा हुआ है जहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ हों। तो यहाँ पर जैसे वह बाजार जाकर गया भी और आया भी, तो दो क्रियाएं एक साथ हो गई। उदाहरण के तौर पर दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, रोहित सोकर
उठ गया, सोकर उठ गया। तो सोना एक क्रिया हो गई और उठना एक क्रिया। जहाँ पर दो क्रिया एक साथ हों उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो उम्मीद है आपको संयुक्त क्रिया समझ में आई होगी। आगे देखते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है? जहाँ पर किसी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। जैसे उदाहरण से आपको समझाते हैं, कलर बदल लेते हैं इसका। घोड़ा हिनहिना रहा है, हिना रहा है, हिना रहा है। तो हिनहिनाना एक अनुकरणात्मक क्रिया है। आप देख रहे हैं एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है लेकिन किसी एक विशेष शब्द की। तो ये क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। तो इसी प्रकार और बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें आपको बता दे रहे हैं कुछ। जैसे हो गया चहचहाना, चहाना या गुनगुनाना। इसी प्रकार और बहुत सारे शब्द होते हैं, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो उम्मीद है अनुकरणात्मक क्रिया भी आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसका अगला प्रकार। अगली क्रिया है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया के जस्ट बगल लिखा हुआ है निपात ही। निपात ही क्या होता है इसे हम समझाते हैं आपको। पहले परिभाषा बताते हैं इसकी। यहाँ परिभाषा लिख देते हैं, जिस शब्द पर या जिस वाक्य में विशेष जोर दिया जाए। जिस वाक्य में विशेष जोर दिया जाए, जैसे उदाहरण जैसे यहाँ लिख लेते हैं, पानी तो, या पानी ही लिख लेते हैं। पानी शुभम ही लाएगा, ही। यही है निपात। निपात क्या होता है आपको समझाते हैं अभी। निपात इसे ऊपर परिभाषा में लिखा है, जिस वाक्य में विशेष जोर दिया जाए। तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था, अगर हम इसे मिटा दें या इसे साफ कर दें, इरेज कर दें, पानी शुभम लाएगा, ये वाक्य भी सही था, अपनी जगह पर ये वाक्य भी सही था। लेकिन यहाँ पर ही शब्द का प्रयोग करके वाक्य में जोर दिया गया है, पानी शुभम ही लाएगा, तो आपको लग रहा है कि ये ही शब्द है जो जोर दिया जा रहा है इससे। दूसरा कोई उदाहरण देख लेते हैं, जैसे पत्र रोहित ही लिखेगा। यहाँ पर भी ही आ रहा है, तो ही पत्र रोहित लिखेगा, ये वाक्य भी ऐसे सही हो सकता था कि पत्र रोहित लिखेगा। लेकिन यहाँ पे ही शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य में विशेष जोर दिया गया है। तो ये थी आज की हमारी क्रिया से संबंधित वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक शब्द आप लोगों के लिए छोड़ा था पीछे, उसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक होगा विशेषण, जो आपको कल या परसों तक मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।